हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज एक और धमाकेदार वीडियो लेकर आप सबके सामने मैं हाजिर हूँ। और साथ ही साथ गाइस, आपने पुरानी इंडिविजुअल स्टॉक एनालिसिस वीडियोस को बहुत प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं जो बाकी वीडियोस थी उनका मैं लिंक आपको दे दूंगा यहाँ पे। आप प्लीज़ जाके चेकआउट करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। प्लस अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अपने दोस्तों और लव्ड वंस से शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज मैं जिस सेक्टर की और जिस स्टॉक की बात करने वाला हूँ, उसके आने के बाद से इस सेक्टर का रंग रूप बदल गया है। जी, जब से ये स्टॉक इस सेक्टर के अंदर आया है, या मान लीजिए इन्होंने अपना काम शुरू करा है, इन्होंने इस सेक्टर का एक आउटलुक ही चेंज कर दिया है, जिस तरीके से हम इस सेक्टर को देखते हैं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एवेन्यू सुपरमार्ट की, जिसे हम डी मार्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको फंडामेंटली भी बताऊंगा ये कंपनी स्ट्रांग कैसे है, और बिजनेस वाइज भी आपको समझाऊंगा कि कंपनी क्या कर रही है, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, और सब कुछ इसके अंदर आपको पता चलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं ये कंपनी बनी कब थी और किसने बनाई थी। तो ये कंपनी शुरू हुई थी साल 2000 में, और इनको बनाने वाले और कोई नहीं, इंडिया के एस इन्वेस्टर मिस्टर राधा किशन दमानी साहब हैं। जी, राधा किशन दमानी साहब का नाम कौन नहीं जानता है, बट जो लोगों को जो नए हैं इस इन्वेस्टमेंट की जर्नी में, उनको मैं बता दूं, राधा किशन दमानी साहब एक एस इन्वेस्टर हैं इंडिया के। जैसे राकेश झुनझुनवाला जी थे, लेट मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी जैसे थे, वैसे ही मिस्टर राधा किशन दमानी साहब हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन डी मार्ट है, या एवेन्यू सुपरमार्ट के नाम से हम जानते हैं, ये बेसिकली रिटेल सेक्टर में काम करती है। जी, रिटेल सेक्टर के अंदर हमने बहुत सारी कंपनीज़ के नाम सुने होंगे, और बहुत सारे लोग हम यहाँ से अपनी शॉपिंग करते हैं, सामान परचेज़ करते हैं, तो हम बहुत फेमिलियर हैं इनके कामकाज से। ठीक है, हमने बिग बाज़ार सुना, हमने रिलायंस फ्रेश सुना है, हमने मेट्रो का नाम सुना है, वहाँ पे भी हैं, हमने डी मार्ट के बारे में तो आज हम बात करने ही वाले हैं। तो हमें इस सेक्टर के साथ काफ़ी फेमिलियरिटी वैसे भी है। तो देखिए, इस कंपनी का रिटेल नेटवर्क क्या है। ठीक है, ये कंपनी 10 स्टेट्स में और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली में काम करती है। ठीक है, और साथ ही साथ 12 मिलियन स्क्वायर फुट का इनके पास एक रिटेल बिजनेस एरिया है। यानी कि जो इनके ऑफिसेज का साइज़ है वो कुल मिलाकर 12 मिलियन स्क्वायर फीट का है। ठीक है, अब इनके स्टोर्स कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा हैं। इनके स्टोर बेसिकली सबसे ज़्यादा हैं वो 2 स्टेट्स में हैं। नंबर 1 महाराष्ट्र में 88 स्टोर्स हैं, और गुजरात में 48 स्टोर्स हैं। तो ये 2 स्टेट में सबसे ज़्यादा स्टोर्स इनके हैं, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनकी सेल भी है। ठीक है, अब हमें ये बात करने की ज़रूरी है कि डी मार्ट क्या क्या करता है। डी मार्ट के अंदर जो रेवेन्यू आता है वो किस किस बंच से आता है, किन किन चीज़ों से आता है। तो देखिए दोस्तों, डी मार्ट हर एक प्रोडक्ट सेल करता है जो एक घर के अंदर यूज़ होती है। अगर आप क्या कहते हैं, यूटेंसिल्स की बात करें, यूटेंसिल मिलेंगे आपको, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको, कपड़े मिलेंगे आपको, अपना हर एक चीज़ जो आप यूज़ करते हैं आपको सब कुछ यहाँ मिलता है। तो अब इनका रेवेन्यू समझते हैं कि ये सबसे ज़्यादा अर्निंग कैसे होती है इनकी। तो देखिए, इनकी सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है 57% फूड सेगमेंट से, खाने का सेगमेंट जो होता है उससे इनकी सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है। ठीक है, देन है एफएमसीजी सेगमेंट से इनकी अर्निंग होती है 20%। ठीक है, देन है इनका अपैरल सेगमेंट, जो कपड़े हम बात कर रहे हैं, उससे 23% इनकी अर्निंग है। तो डी मार्ट सबसे ज़्यादा कमाता है फूड सेगमेंट से, जहाँ पे चावल, दाल, आटा, ये सब चीज़ें होती हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा इनकी अर्निंग है। देन एफएमसीजी सेक्टर जैसे हम जानते ही हैं, वहाँ से, और फिर कपड़ों से 23% इनकी अर्निंग है। तो अब बात करते हैं कि ये तो अभी करेंटली हो रहा है, एक्सपेंशन में डी मार्ट क्या कर रहा है भाई, कुछ धंधे को बढ़ाने का भी तो सोचा होगा। तो करेंटली मैं आपको बता दूं, इस फाइनेंशियल ईयर से पहले, मतलब हम 2022-23 में बैठे हैं, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अंदर डी मार्ट में 50 स्टोर्स ऐड हुए हैं। दोस्तों, 50 नए स्टोर्स ऐड करे हैं। तो किसी भी कंपनी के लिए 50 नए स्टोर ऐड करना एक बहुत बड़ी चीज़ है, कि आप 50 नए स्टोर ऐड कर रहे हैं अपने एक साल के अंदर। ठीक है, देन अब यहाँ पे देखिए, रिटेल सेक्टर के अंदर दोस्तों देखिए कुछ चैलेंजेस बहुत हैं। इंडिया के अंदर जब से अमेज़ॉन और ऐसी कंपनीज़ का आगमन हुआ है, तब से रिटेल सेक्टर की फ़ाइट बहुत टफ हो चुकी है, नेक टू नेक फाइट चल रही है। तो ई कॉमर्स सेक्टर ने कहीं ना कहीं एक डेंट तो डाला है रिटेल के काम पे, बट
डीमार्ट जैसे कंपनी जो एक एस इन्वेस्टर के हाथ में है, तो उनको ये सारी चीज़ें पहले से पता है और वो उनको टैकल करने के लिए पूरी तरीके से लगे हुए हैं। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि डीमार्ट भी ई कॉमर्स सेक्टर के अंदर आ गया है। डीमार्ट भी ई कॉमर्स सेक्टर के अंदर काम कर रहा है दोस्तों। मैं आपको जल्दी से बताता हूं कि कैसे ये ई कॉमर्स सेक्टर को टैप कर रहा है। डी मार्ट का क्या कहते हैं जो ई कॉमर्स सेगमेंट है उसका नाम है एवेन्यू ई कॉमर्स लिमिटेड। एवेन्यू ई कॉमर्स लिमिटेड नाम से इनकी ई कॉमर्स सेक्टर में इनका वो है। और इन्होंने जनवरी 2022 में 5 साल पूरे कर लिए। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये चीज़ नहीं पता है कि एवेन्यू सुपरमार्ट ई कॉमर्स में भी है। और 5 साल जनवरी 2022 में यानी इस साल पूरे कर लिए, और 23 जैसे अब हम आने वाला है हमारा, इसमें 6 साल पूरे कर लेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है सप्लाई करते हैं ये अपने प्रोडक्ट्स, क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर में तो उनको सप्लाई करना पड़ता है बहुत जगहों पे। ये 500 से ज़्यादा पिन कोड्स में सप्लाई करते हैं। 500 से ज़्यादा पिन कोड हैं जहाँ पे ये सप्लाई करते हैं, जो टोटल 9 सिटीज़ के अंदर फैले हुए हैं। 9 सिटीज़ के अंदर 500 पिन कोड में सप्लाई भी करते हैं, जिसमें मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, भोपाल और इंदौर शामिल हैं। तो इन जगहों पे इनकी ई कॉमर्स सप्लाई भी चलती है 500 पिन कोड्स पे। देन इस सेगमेंट का जो रेवेन्यू आया था, जो ई कॉमर्स सेगमेंट का रेवेन्यू आया था डी मार्ट का, वो आया था ₹1667 करोड़ फॉर FY21। ठीक है। तो यहाँ पे इनका लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो रिपोर्टेड ई कॉमर्स से रेवेन्यू था वो था 1667 करोड़ का। यानी अब आप एक चीज़ सोचिए कि कंपनी इतना पैसा ई कॉमर्स से भी कमा रही है, 1000 करोड़ से ज़्यादा, 1500 करोड़ से भी ज़्यादा कमा रही है। दूसरा, इनके छोटे ग्रॉसरी स्टोर भी हैं अपने, जो डी मार्ट मिनी मैक्स हैदराबाद और मुंबई के अंदर काम कर रहे हैं। तो डी मार्ट मिनी मैक्स नाम के इनके अपने खुद के स्टोर हैं छोटे छोटे ग्रॉसरी के, जो इन सब चीज़ों पे काम करते हैं। तो अब आप एक चीज़ सोचिए कि इन्होंने ग्रॉसरी के लिए भी अपना एक अलग से सेगमेंट स्टार्ट कर दिया है डी मार्ट मिनी मैक्स के नाम से। और अगस्त 2020 के अंदर दोस्तों कंपनी ने अपने 2 स्टोर बंद करे थे। आपको याद होगा वो कोविड का दौर था। ठीक है। तो उनको ये चीज़ समझ आई कि लोग बाहर निकल कर शायद उतना सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, तो उन्होंने अपने 2 स्टोर को बंद करा और वहाँ से उन्होंने डिलीवरी स्टार्ट करी। मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ। मुंबई में इन्होंने 2 स्टोर बंद करे और वहाँ से इन्होंने डिलीवरी स्टार्ट कर दी। और उनको फुलफिलमेंट सेंटर का नाम दिया है, जहाँ पे इनका सामान आता है और नियर बाय एरियाज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और पहली बार ऐसा हुआ था आईपीओ के बाद से कि इस कंपनी ने अपने 2 स्टोर बंद करे। जब से आईपीओ आया है स्टोर लगातार ऐड ऑन होते जा रहे हैं, बट पहली बार ऐसा हुआ था कि इन्होंने 2 स्टोर अपने बंद करे। बट ये बंद होना भी एक अलग तरीके का है। इसमें ऐसा नहीं है कि धंधा बंद कर दिया इन्होंने धंधे को रीडिफाइन करा है, मॉडिफाई करा है, उस नज़र से बंद करे हैं। अब अगर मैं आपको कंपटीशन की बात करूं कि इनके कंपटीशन में कौन कौन खड़ा है, तो इनके कंपटीशन में है अमेज़ॉन पेंट्री। अमेज़ॉन पेंट्री करके हम सब जानते हैं, अमेज़ॉन का एक सर्विस है जो ऑनलाइन चलती है। ठीक है। तो ये हैं। साथ ही साथ जियो मार्ट भी आ गया है दोस्तों। जियो से मिस्टर मुकेश अंबानी ने भी रिटेल सेक्टर में अपने पैर जमाने शुरू करे हैं, तो जियो मार्ट के साथ वो भी इसमें एंटर कर चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी ने क्या कहते हैं कंपटीशन को निगेट करने के लिए 1300 करोड़ रुपए लास्ट फाइनेंशियल ईयर भी खर्चा करे हैं। जैसे मैं पहले बता रहा था कि आपको इन्होंने 50 स्टोर्स भी ओपन करे थे, तो 1300 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चा भी करे हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो अपना रिटेल स्पेस था, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि 12 मिलियन का रिटेल स्पेस है इनके पास, जहाँ पे सामान अपना बेचते हैं सारे स्टोर्स को मिला के। वो पहले 7.8 मिलियन था, इन्होंने बढ़ाकर उसको 12 मिलियन तक करा है। तो दोस्तों कंपनी ग्रोथ के ऊपर बहुत ध्यान दे रही है, कंपनी कंपटीशन के ऊपर बहुत ध्यान दे रही है, और इनसे लड़ने के लिए हर स्टेप उठाने को कंपनी तैयार है, यहाँ पे जो हमें दिख रहा है। ठीक है। अब कंपनी ने फंड रेज भी करा है। ऐसा नहीं है कि कंपनी सब वैसे ही अपने पास से करे जा रही है, कंपनी थोड़ा फंड रेज भी कर रही है। लोन नहीं ले रही है, फंड रेज कर रही है, ये ध्यान रखिएगा। कंपनी ने 4098 करोड़ रुपीज़ से फंड रेज करा है वाया QIP। ठीक है। और उसका जो प्राइस था वो था ₹2049 का, जो इन्होंने 11 Feb 2020 में करा था। ठीक है। तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 4100 करोड़ रुपए का फंड रेस करा है वाया QIP। और उस टाइम पे जो शेयर का इन्होंने अलॉटेड प्राइस दिया था वो था 2049, और उसके बाद से तो शेयर 4000 से ऊपर ही है। उसके बाद
जो भी ये फ़ंड इन्होंने निकाला है ये एक्सपेंशन के लिए निकाला था, और जो थोड़ा बहुत इनका डेट था उसको पे ऑफ करने के लिए इन्होंने ये फ़ंड जुटाया था। तो इसका यूटिलाइजेशन भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इन्होंने क्यों किया था। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि इनके कुछ और भी क्या कहते हैं अननोन ब्रांड्स हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। जैसे मैंने आपको ग्रॉसरी के लिए बताया डी मार्ट मिनी मैक्स नाम से, वैसे ही इनका डी मार्ट प्रेमिया है, डी होम्स है, डच हार्बर है। तो ये इनके कुछ अननोन ब्रांड्स हैं, लेकिन ये स्लोली एंड स्टेडिली एक पेस पर ग्रो होते जा रहे हैं, और शायद धीरे धीरे हम इनके बारे में जानेंगे और इनके बारे में हम कॉमनली सुनना भी स्टार्ट कर देंगे। देखिए, पॉजिटिव्स की मैंने बात कर ली है, बात मैं यहाँ कुछ नेगेटिव की भी करना चाहता हूँ। देखिए, डीमार्ट कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, सब कुछ है, बट मेन प्रॉब्लम डीमार्ट के लिए तब आती है जब कोविड जैसी कोई सिचुएशन आ जाएगी। देखिए, कोविड जैसी सिचुएशन जब भी आएगी तो डीमार्ट वहाँ पे बहुत अंडर परफॉर्म करेगा, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर लोग अपने घर में कैद हो जाते हैं। वो कहीं पे कोई फेस्टिवल नहीं मना सकते, वो कहीं पे कुछ भी ऐसा सेलिब्रेशन नहीं कर सकते जिसमें वो जाके एक, जिसे कहते हैं ना कि एक अपनी पॉकेट में से एक बड़ा चंक अमाउंट लेके वो कुछ शॉपिंग करने चले जाएं या कुछ भी इस तरीके से करने लगे। तो ये सिचुएशन हमेशा से एक टेंशन वाली रहेगी सिंस 2020 कोविड के बाद से। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये एक बहुत मेजर इशू आने वाला है डी मार्ट के लिए, कि गॉड फॉरबिड अगर कोई और इस तरीके का पैंडमिक हो तो ये क्या करेंगे। इसलिए इनको ई कॉमर्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे को एक जिसे कहते हैं ना कि एक नेगेटिव पॉइंट दिखता है कि रिटेल स्टोर्स के अंदर ये एक इशू आ सकता है कि उनको इसको काफ़ी ध्यान देना चाहिए कि भाई अगर कोविड आता है तो उनका ई कॉमर्स बिजनेस इतना फ्रूटफुल हो जाए, इतना सेटअप हो जाए कि भाई वो वहीं से ही अपना सारा बिजनेस केटर कर सके और वो बिजनेस हैम्पर ना हो। तो इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। प्लस डी मार्ट बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में काम कर रहा है। डी मार्ट को अपना कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो एरिया है उसको ब्रॉड करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर इनकी बहुत ज़रूरत है। रिलायंस फ्रेश हैं, बहुत सारे ऐसे और आउटलेट्स हैं, बट डी मार्ट जो चीज़ें ऑफ़र करता है ना वो बाकी स्टोर्स ऑफ़र नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डी मार्ट का एक तो प्राइसिंग बहुत अच्छा है, प्राइसिंग के ऊपर डी मार्ट की बहुत अच्छी कमांड है। साथ ही साथ डी मार्ट के अलग अलग जिसे कहते हैं ना कि बिजनेस वर्टिकल्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया एफएमसीजी है, फूड है, साथ में अपैरल भी है। अब आप एक चीज़ सोचिए, हमारे जो नॉर्मल स्टोर्स हैं उनमें अपैरल नहीं मिलते थे, बट डी मार्ट ने स्टार्ट करे हैं अपैरल्स भी। अब तो कॉमन हो चुके हैं, बहुत जगहों पे मिलते हैं, पर डी मार्ट का मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करा है कि डी मार्ट के अंदर अपैरल वगैरह बहुत अर्ली स्टेज में थे। मैंने 2016 से डी मार्ट को यूज़ करा है, वहाँ जाके शॉपिंग वगैरह करी है, तो मैं जानता हूँ 2016 से थे। उस टाइम पे मैंने बहुत सारे आउटलेट्स के अंदर अपैरल्स नहीं देखे थे। तो ये एक बहुत अच्छा इन्होंने स्टार्ट करा था और बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट इनको मिला भी है। तो इस तरीके से इनको अपना एक तो जो वर्टिकल्स हैं उसकी हेल्प से और जगहों पे स्टोर्स ओपन करने चाहिए, सो दैट ऐसे बहुत सारे मार्केट्स हैं जो अनटैप्ड हैं इंडिया में, तो वहाँ पे इनका काम बहुत अच्छे से ग्रो हो सकता है। दोस्तों, हमने डी मार्ट का बिजनेस समझ लिया, धंधा समझ आ गया है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं और क्या करने वाले हैं, ठीक है। अब जब एक कंपनी 284 स्टोर्स को ऑपरेट कर रही है ऑल अक्रॉस इंडिया, अब वो कंपनी फाइनेंशियली कैसी है भाई। वो धंधा तो उसने कर लिया है, लेकिन उसकी फंडामेंटल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, हम उस पर बात करने वाले हैं अब। तो देखिए, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन डी मार्ट का जो प्राइस है वो 4090 रुपीज़ के अराउंड है। साथ ही साथ इनकी मार्केट कैप 2,64,750 के अराउंड है। अब यहाँ पर अगर मैं सबसे पहली चीज़ आपको बता दूँ, डी मार्ट डिविडेंड नहीं देता है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ, डी मार्ट डिविडेंड नहीं देता है। डी मार्ट ने कभी भी डिविडेंड नहीं दिया है। दूसरा, स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है। कैसे? क्योंकि स्टॉक का पीई 115 का है और इंडस्ट्री का पीई 84.9 का है, तो स्टॉक क्लियरली ओवर वैल्यूड है। इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन देखिए हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब इंडस्ट्री की प्राइस टू बुक वैल्यू 4.54 है और इनका प्राइस टू बुक वैल्यू 17.6 है। ओवर वैल्यूड अगेन, 4 टाइम्स नियरली ओवर वैल्यूड है। उसके बाद क्या कहते हैं, पेग रेशियो भी 4.45 है, तो यहाँ इस पैरामीटर पे भी कंपनी ओवर वैल्यूड है। देखिए, जब मैं कह रहा हूँ कंपनी ओवर वैल्यूड है, बहुत सारे लोग सोचते होंगे तो कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्यों कि देखिए, मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ खरीदने की, मैं सिर्फ आपको चाहता हूँ कि आपने इन कंपनीज़ का नाम बहुत बार सुना है, डेली सुनते हैं,
बट इनका धंधा समझिए, इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी समझिए। अगर आपको अच्छा लगे डिप्स पर आप इनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं कि जब भी गिरे आप खरीदना चाहें तो वो आपका कॉल होगा, आप क्या करते हैं। बट मेरा मोटो यहाँ पे ये रहता है कि मैं आपको समझा सकूँ कि कंपनी डीप डाउन क्या करती है, क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं। तो ठीक है, तो ओवर वैल्यूड को लेके ये परसेप्शन मत बनाइए कि ये महंगा है और मैं स्टिल आपको कोई खरीदने के लिए कह रहा हूँ। मैं खरीदने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ धंधे पे बात करने आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं इनके रिटर्न रेशोज़ क्या हैं। कंपनी धंधा तो कर रही है लेकिन पैसा कितना जनरेट कर रही है, जो पैसा लगा रही है उस पर, जो इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है उस पर भी। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है इनका 15.8 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, और रिटर्न ऑन इक्विटी है 11.5 की। तो कंपनी बॉस पैसा कमा रही है, पैसा कमा रही है। रिटेल सेक्टर में ये जो रिटर्न रेशोज़ हैं ये बुरे नहीं हैं, ये रिटर्न रेशोज़ अच्छे हैं। हम बहुत सारी कंपनीज़ के हम 30, 40, 50 सुनते हैं तो हमें लगता है यार ये तो बहुत कम है, बट रिटेल सेक्टर के अंदर इनको मेंटेन करना इज़ रियली डिफ़िकल्ट। तो ये इनके मार्जिन्स अच्छे हैं जो रिटर्न्स पे हैं, रिटर्न रेशोज़ में है। साथ ही साथ अब बात करते हैं डेट का, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि मैं डेट टू इक्विटी को कितना ज़्यादा फोकस करता हूँ। जितना कम डेट हम उतने ज़्यादा कंफर्टेबल। कंपनी का डेट है 0.05, नेग्लिजिबल डेट है, जिस दिन चाहें उस दिन डेट पे कर सकते हैं, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो कंपनी कहीं ना कहीं एक अच्छी वेल पोजीशन कंडीशन में हमें दिख रही है। अब हम एक बार सेल्स का डेटा चेक कर लेते हैं। जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है वो मार्च 2012 से है मार्च 2022 तक का 10 ईयर्स का डेटा मेरे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सेल्स क्या थी। सेल्स थी 2012 मार्च फाइनेंशियल ईयर एंड तक 2209 रुपये की, ठीक है। और मार्च 2022 में हो गई 30976, 30,976 रुपये की, यानी 15 टाइम सेल्स ग्रोथ है दोस्तों, 15 टाइम सेल्स ग्रोथ है यहाँ पे। अब आप एक चीज़ सोचिए, 15 टाइम सेल्स ग्रोथ ज़बरदस्त नंबर है, पर साथ ही साथ मैं नेट प्रॉफिट भी हमेशा देखता हूँ कि प्रॉफिट कैसा ग्रो हो रहा है। यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट देखें तो 60 करोड़ का प्रॉफिट था 2012 मार्च में, और 2022 मार्च के अंदर 1492, यानी जो आपका प्रॉफिट था वो 60 करोड़ से बढ़कर 1492 का हो गया। तो यहाँ पर स्टेलर नंबर है, स्टेलर नंबर, ठीक है। तो यानी कंपनी ने अपना प्रॉफिट भी बढ़ाया है और अपना सेल्स तो बढ़ाई है उन्होंने। अब आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि कंपनी के रिजर्व्स और बोरोइंग्स में क्या काम चल रहा है। रिजर्व्स ही वो चीज़ है जहाँ से डिविडेंड मिलता है। ऑल दो डीमार्ट डिविडेंड नहीं देता है हमें, बट जब चाहे हमें दे सकता है। प्लस अपना जो कैपिटल एक्सपेंशन है, नए स्टोर खोलना है, ई कॉमर्स में पैसा डालना है, कुछ भी करना है तो यहाँ से कर सकता है। तो कंपनी के रिजर्व मार्च 2012 में थे 148 करोड़ के, 148 करोड़ के इनके रिजर्व्स थे। प्लस यहाँ ये देखिए कि बोरोइंग 381 करोड़ की थी, यानी डेट टू इक्विटी रेशियो डबल से भी ज़्यादा का था। आपका रिजर्व जो थे 148 थे और बोरोइंग 381 थी, तो जितना पैसा इनके पास था उससे 2 गुना, 2.25 गुना इनके पास लोन था। अब देखते हैं मार्च 2022 तक आते आते इन्होंने क्या करा है। मार्च 2022 में 13,030 करोड़ के रिजर्व हैं, 13,030 करोड़ के रिजर्व हैं। वहीं उसके सामने जो बोरोइंग है वो 647 की है, ठीक है। अब ये तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो हो गया उसकी बात है। सितंबर के 2 क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं, जो Q1 इस साल का था, Q2 इस साल का था, उसमें देखते हैं तो जो 13,000 का मार्च तक रिजर्व था वो बढ़ के 14,358 करोड़ का हो चुका है दोस्तों। ऑलमोस्ट 1,300 करोड़ रुपए 2 क्वार्टर में रिजर्व बढ़ गया है। प्लस बोरोइंग भी थोड़ी सी राइज हुई है 711 करोड़ की। बस 14,000 का रिजर्व अगर किसी कंपनी के पास है तो वो 700 करोड़ रुपए किसी दिन भी पे ऑफ कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे ज़्यादा टेंशन वाली कोई चीज़ नहीं है। अब आप ये चीज़ देखिए, 148 करोड़ से ऑलमोस्ट 14,300 करोड़ तक कंपनी का रिजर्व आ चुका है, बट बोरोइंग 700 करोड़ की है सिर्फ। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। अब मैं अगर बात करता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न पे कि कंपनी के प्रमोटर्स का, FIIs का, DIIs का और हम जैसी पब्लिक का कितना भरोसा है इस पर। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखें, दिसंबर 2019 से डेटा है, 79.73% का शेयर होल्डिंग था प्रमोटर्स का दिसंबर 2019 में। अब वो प्रमोटर का होल्डिंग थोड़ा सा डिप होके 74.98 पर आ चुका है, पर FIIs का जो स्टेक था वो 6.21 था दिसंबर 2019 में, ठीक है, जो अब 8.72 पर है। पर एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर 10% तक भी स्टेक गया है FIIs का, बट वो डिप होकर 8.72 पर आया है। बट नेवरदलेस 8% का स्टेक FIIs होल्ड करते हैं इसके अंदर।
बात करते हैं DIIs यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इंश्योरेंस फंड, इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड्स एंड बैंक्स एंड ऑल। ये कैसा इसके ऊपर अपना नज़रिया रखे हुए हैं। इनका 4.72 की होल्डिंग थी दोस्तों, जो 7.04 की हो चुकी है सितंबर 2022 तक। तो DIIs ने भी इसके अंदर इंक्रीज़ करा है अपना स्टेक। देन सरकार, अब आप ये देखिए, गवर्नमेंट ने कभी इसमें स्टेक ओन नहीं करा था, लेकिन गवर्नमेंट ने जून में 0.02% स्टेक रखा और अब 0.03% स्टेक गवर्नमेंट का है। ठीक है, तो बहुत छोटा सा मिनिमलिस्टिक स्टेक है, बट गवर्नमेंट ने भी थोड़ा अमाउंट इसके अंदर इन्फ्यूज़ करा है। ठीक है, अब ये है कि पब्लिक क्या कर रही है भाई, आप और मैं, हम जैसे आम आदमी क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों पब्लिक का अगर देखते हैं तो पब्लिक का 9.34 का स्टेक था, जो 9.23 का स्टेक है, तो ऑलमोस्ट नेवरदलेस सेम ही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है। बट प्रमोटर्स का 75% का स्टेक ये दिखाता है कि प्रमोटर्स काफ़ी ज़्यादा अपने कंपनी और अपने बिजनेस को लेकर फोकस्ड हैं और स्ट्रांगली इसको वैल्यू करते हैं, तभी उन्होंने इतना बड़ा स्टेक अपने पास रखा हुआ है। तो दोस्तों जो मैंने आज यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस और बिजनेस एनालिसिस किया, आई होप आपको समझ आया होगा। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थी, ये कोई भी रिकमेंडेशन कॉल नहीं है। हमेशा इन्वेस्ट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट प्लान, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और फाइनेंशियल प्लानर से आप बात करें, सो दैट आप एक बेटर और इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ। ठीक है, साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके जाओ, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ये एक मोटिवेशन का काम करता है मेरे लिए। ठीक है, और साथ ही साथ अपने फैमिली मेम्बर्स, लव्ड वंस के साथ शेयर करो, क्योंकि मैं एक सिंपल से मोटो पे काम कर रहा हूँ, स्टे टुगेदर, ग्रो टुगेदर एंड प्रॉस्पर टुगेदर। तो दोस्तों आई विल मीट यू इन सम अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।